नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः आपका सुपर लोन्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और निरंतरता को बनाए रखते हुए आज हम इसके अगले पार्ट पर बात करेंगे। आगे के क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। और बाकी आपको सुबह भैरव भैया ने बता दिया है कि जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कि किस नागरिक सुरक्षा बल जो है उसके लिए कितनी सीटें हैं और जेल वार्डन के लिए कितनी सीटें हैं, है ना? इन सबका अलग-अलग दिखा दिया गया है, उसमें बता दिया गया है, ठीक है? तो चीज़ें मतलब बेहतर होने वाली हैं, मतलब ज़्यादा ज़्यादा वैकेंसी जो है वो आने वाली है, ठीक है? चलिए, तो इसी क्रम में जो है अब प्रयास और तेज़ होना चाहिए आपका। और नोटिफ़िकेशन जब भी आ जाए, ठीक है? अब इंतज़ार तो करना नहीं है, क्योंकि समय हमेशा बढ़ता ही है, दोबारा तो मिलेगा नहीं, ठीक है? तो उसी क्रम में जो है आज हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे पॉलिटी वाले, जो संघीय कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात कर रहे थे हम लोग। 260 प्रश्न तक हमने कल कर लिया था और आज जो है हम उसके आगे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? प्रयास क्या करेंगे? इसमें क्या है? प्रयास क्या करना है ना? चलिए, तो देखिए जादू दिखाएँ जादू। ठीक है क्वेश्चन? स्मार्ट बोर्ड है कि नहीं? चलिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है? चलिए, तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो क्वेश्चन के जो फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएँ, वो याद ना हो, तो आप नोट कर लीजिए। अगर याद हो, तो डीजे ब्रावो बोल करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है? चलिए, तो बाबा जी की क्लास में या बाबा जी की बूटी में लेने के लिए जो भी पहली बार आए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर के बाकी इसके पहले जितने वीडियो कराए जा चुके हैं, वो वीडियो देख सकते हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, सबकी प्लेलिस्ट नीचे पड़ी हुई है, वहाँ पे जाकर आप उन क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है? और अगर टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना हो आपको, तो उसके लिए भी सिंपल आप टेलीग्राम ग्रुप पे अगर सुफल होम्स टाइप करेंगे, सर्च करेंगे सुफल होम्स, ठीक है? तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ पर ज्वाइन सकते हैं, वहाँ पर मैसेज करके कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट है। चलिए, बाकी फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कैसा लग रहा है क्लास? क्या सुधार किया जा सकता है इसमें? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आज आपका, देखिए, क्या एक भाई साहब प्रणाम। कल आए थे, आज फिर आ गए। पहले उद्घाटन यहीं से हुआ है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों के मन में डीजे ब्रावो हो गया होगा, क्यों? क्योंकि कैग के बारे में जैसे ही नाम सुना इन्होंने, तुरंत वो बताए होंगे अनुच्छेद, ठीक? तुरंत बताए होंगे नियुक्ति, भाई राष्ट्रपति। तुरंत कार्यकाल बताए होंगे, क्या? 6 वर्ष और 65 वर्ष जो पहले हो जाए। ठीक है? इतनी बातें याद आई आपको? और ये क्या करते हैं? एक तरह से जनता के मतलब कि वित्तीय संरक्षक बोला जाता है इनको, वित्तीय संरक्षक। इनको हटाने का प्रक्रिया क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, वही इनकी हटाने की प्रक्रिया है। 148 से लेकर के 151 तक टोटल बात की गई है इनकी, ठीक है? और आपको पता होगा जो संघ भाग 5 की बात जो की गई है, इसमें अनुच्छेद कहाँ से है? 52 से लेकर के 151 तक, ठीक? चलिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, कई बार इसमें सवाल पूछ लेता है, क्या ये राज्य के जो लोक लेखा है, उन सब चीज़ों का ऑडिट कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन, जिनके मन में लड्डू फूटा, बिल्कुल सही फूटा। क्या लड्डू फूटा? कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बताइए। अनुच्छेद 356। अब जब अनुच्छेद 356 की बात हो गई है, तो आपको 352 याद होना चाहिए, अनुच्छेद 360 याद होना चाहिए, ठीक? और जोर देंगे दिमाग पर, तो 358 भी याद होना चाहिए, 359 भी याद होनी चाहिए। अब जिनको लग रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या हो रहा है? कुछ हो नहीं रहा है भाई साहब, ये चीज़ें कल कराई जा चुकी हैं, ठीक है? जिनको याद है, वो बता दे ज़रा पड़ोसी को अपने। हाँ, बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ना, ठीक है? आपका 352 अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है? और जो अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन देख ही लिया आपने। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक भारत में लगा नहीं है। सिंपल ऐसे सवाल बन जाता है कि ऐसा कौन-सा आपातकाल है जो भारत में भी एक बार लगाया नहीं गया है, ठीक है? तो वो कौन हो जाता है? आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक? और जो आपका 358 है उसमें ये बोला गया है कि अगर बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो आपके अनुच्छेद 20 और 21
के जो अनुसार जो आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उनको छोड़ करके अन्य सभी को निलंबित किया जा सकता है। और 359 में क्या बोला गया है? 359 में ये बोला गया है कि अगर आंतरिक अशांति के कारण नहीं, सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है आपातकाल लगाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका जो है 19, 20 और 21 के अलावा बाकी अन्य को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है? चलिए, ध्यान रहेगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या लिखा है? राष्ट्रपति जो है शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा। शासनाधीन में सवाल समझ में नहीं आएगा कई लोगों को। सवाल ये पूछ रहा है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो और उसका बजट प्रस्तुत करना हो, तो वो कहाँ पर होगा? क्या उसके राज्य विधानसभा में होगा कि कहाँ होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उसको। ठीक है? चलिए, ध्यान रहेगा इतना? वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर अगर देखिए जैसे लोकसभा की बात आ गई, किस अनुच्छेद में है? लड्डू फोड़े जल्दी। विधानसभा, पार्लियामेंट में 79 में, 79 में, लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में। कंफ्यूज हो गए ना? राज्यसभा पहले है, लोकसभा बाद में है। ध्यान रहेगा? चलिए, वेरी गुड। कंफ्यूज नहीं होना है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इधर से देख रहे हैं क्या? हाँ। ऐसा सवाल है जो प्रश्न काल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब प्रश्न काल में पूछा जाता है मौखिक उत्तर प्लस पूरक प्रश्न, है ना? पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न इतना। मौखिक उत्तर प्लस पूरक प्रश्न, ये किसमें बात होती है? ये होती है आपके तारांकित प्रश्न। किसमें? तारांकित। अगर वो तारांकित प्रश्न है, अगर वो तारांकित प्रश्न है, तो आपको सदन में मौखिक उत्तर देना होगा और वो मौखिक उत्तर देते वक्त आपके वो पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न इन द सेंस कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं है आपके उत्तर से, तो उसके साथ में और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है? चलिए, तो इसी तरह से हो गया। अब अतारांकित के अगर आगे सवाल आएगा तभी देख लेंगे। ठीक है? हालांकि अभी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम अभी क्वेश्चन आएगा उसका, इंतजार करिए। उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अभी आएगा, तभी देख लेंगे उसको। इसी का जस्ट उल्टा है उसमें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 264 नंबर। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। देखिए, तीनों चीजें हैं यहाँ पर। पहली बात कि सांसदों के विशेषाधिकार की बात किस अनुच्छेद में की गई है? किस अनुच्छेद? 105 में। 105 नंबर अनुच्छेद में यहाँ लिखेंगे, चलेगा ना? बार बार जो है फोकस हट जा रहा है इनका। चलिए, अभी ठीक। 105 नंबर अनुच्छेद में बोला गया है कि संसद के जो विशेषाधिकार है, एक तो तीन तो यही दिख गया आपको। संसद में बोलने का स्वतंत्रता, है ना? संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा किसी मतदान में के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। ठीक है? जब सदन लागू हो तो गवाह के रूप में भाग लेने की छूट है। मतलब बिना अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के उनको एक तरह से वादा नहीं किया जा सकता है कहीं पर गवाह देने के लिए। ठीक है? और संसद सदन सत्र का संसद का जो सत्र है वो शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उनके खिलाफ जो सिविल मामले में मुकदमा नहीं चलेगा। क्या बोला मैंने? सिविल मामले में, सिविल मामले में मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन क्रिमिनल मामले में चलाया जा सकता है। क्रिमिनल मामले में चलाया जा सकता है। सदन के सत्र के शुरू होने 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक सिविल मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता उनके खिलाफ, लेकिन क्रिमिनल मामले में चलाया जा सकता है। ध्यान रहेगा? चलिए, इनमें में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? पहला, संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ठीक है? इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ठीक, चलिए क्या हो जाएगा इसमें? हाँ, ये क्या है? दोनों सही है इसका। ठीक है? बी बी विल बी योर राइट आंसर।
अनुच्छेद 253 में ये बात कही गई है। किसमें कही गई है? अनुच्छेद 253 में ये बात कही गई है कि संसद मतलब किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को या समझौते को लागू करने के लिए, ठीक है, भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए या कि पूरे क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है और उसको इस आधार पर कैंसल नहीं किया जाएगा कि वो किसी राज्य सूची के विषय में आता है। ठीक? अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ देखिए, अनुच्छेद 249 आपको याद है? राज्यसभा अगर ये साबित कर दे, रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। जी। हाँ, हम क्या बोल रहे थे? 249 के तहत है कि राज्यसभा अगर राष्ट्रीय हित में ये साबित कर दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना महत्वपूर्ण है, तो संसद को शक्ति दे सकती है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके। ठीक? ऐसे ही आपका ऐसे ही आपका जो है 200 अनुच्छेद 252 है। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर मिल करके संसद से प्रस्ताव रखें कि आप हमारे मतलब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाइए, तो संसद उसके लिए कानून बना सकती है। ठीक? चलिए, अगला देखिए। 250 भी इससे संबंधित है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है? कोई बात नहीं, चलिए। अगला देखिए। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के सामने दायर की जाती है। देखिए, हमने कल बोला था ना, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला आया था यही सेम क्वेश्चन, हमने वहां बोला था कि आप इस शब्द को ध्यान रखिएगा। उस दिन कल क्वेश्चन क्या आया था? कल क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति के संबंध में अगर चुनाव के मामले में अगर याचिका दायर करना हो तो कहाँ करेंगे? उपराष्ट्रपति। हमने क्या देखा था आंसर? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, लेकिन आज क्या पूछा है? संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव में संबंध, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव में, मंडलों के चुनाव में यहाँ कहाँ जाएगा आदमी? यहाँ जाएगा उच्च न्यायालय। अगर आपने इमरजेंसी वाली कहानी सुनी है इंदिरा गांधी की, तो उन्होंने अंत में क्या हुआ था? उनका जो एक तरह से सदस्यता थी, है ना, जहाँ से वो चुनाव जीती थी वो चुनाव रद्द किया जाने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया था। तो फिर क्या हुआ? वो कहाँ गई थी? हाई कोर्ट में डिसीजन, हाई कोर्ट से डिसीजन आया था ये। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से सांसद थी। ठीक है? संसद का था ना मामला, सांसद थी। इस तरह से क्या हो गया? उनका जैसे कि करने वाला डिसीजन लागू होने वाला था, तब तक उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दिया। ठीक है? चलिए, ध्यान रहेगा इसको। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव संबंधित याचिका उच्च न्यायालय में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? सिंपल देखिए, संसदीय क्षेत्र कितने हैं अपने? 543 है। इसको याद कर लीजिए ना, रट लीजिए इसको। 543 है, लेकिन सांसद कितने हैं अपने? 545। ठीक, टोटल संख्या कितनी है लोकसभा की? 550। किस आर्टिकल के तहत लोकसभा आता है? 81 के तहत। राज्यसभा किसके तहत आता है? 80 के तहत। संसद किसके तहत आती है? 79 के तहत। ठीक, राष्ट्रपति किसके तहत? 52 के तहत। उपराष्ट्रपति 63 के तहत। चलिए अगला देखिए। अगला देखिए। हाँ, राज्यसभा की कैपेसिटी कितनी है? 250। वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक है, चलिए। इसमें 238 जो है, इसमें से 238 जो है निर्वाचित और 12 मनोनीत। ध्यान रहेगा। निर्वाचित, लेकिन इसमें 45, इसमें से कमी है जो। ठीक है, ये तो 250 हो गया ना पूरा, 250 होने चाहिए। तो इधर से एरो करिए, ये एरो गलत लग गया है, तो इसमें से करिए। ठीक है, तो इसमें से 5 घटा लीजिए, यानी 233 अभी वर्तमान में है और 12 ये है, इसलिए 245 टोटल हो जाते हैं। ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए। संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संसद को सदन की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। ठीक, संसद ही डिसाइड करती है कि उसकी कार्यवाही को किसी टेलीविजन पर या कहीं और प्रसारण के माध्यम से दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा। ठीक, और संसद जैसे जब नीचे सदन लोग सांसद बैठते हैं, तो ऊपर गली में कुछ जगह बनाई जाती है कि अन्य नागरिक या गैर सदस्य आकर के बैठ सकें। ठीक है, तो वो संसद ही डिसाइड करेगा कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, कब बैठेंगे कब नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो ये पावर दोनों रहती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए तब तक आप। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है
किसी सांसद के पदत्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, पदत्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं। ध्यान से पढ़िए क्या बोला जा रहा है। इतना लंबा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। स्टेटमेंट है सिंपल, बस समझिए, लॉजिकल क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आपको नहीं पता है कुछ भी ना, तब भी आप लॉजिकल बात करेंगे, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल देखिए क्या लिखा है, पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा पद त्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रह जाता है। लॉजिकल लग रहा है कि त्याग पत्र जब दे दिए और मालिक स्वीकार कर लिए तो क्या हो जाएगा, आप त्याग पत्र आपका मान लिया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने रिजाइन कर दिया किसी जॉब से फिर दोबारा मौका मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। अगला बी पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर सांसद ने अपना पदत्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है और यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया तो त्यागपत्र उसी तारीख से प्रभावी होगा। पहली बात कि भविष्य में त्यागपत्र देने का कोई लॉजिक नहीं है और इसमें ऐसा प्रावधान है ही नहीं। भविष्य में त्यागपत्र, भविष्य की तिथि के आधार पर त्यागपत्र देने का प्रावधान नहीं है, तो केवल ए ऑप्शन सही होगा इसका, यानी आंसर विल बी सी। सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, 271 नंबर, प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाला आ गया ना अतारंकित, अब आंसर तो समझ ही गया। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर तत्पश्चात कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। सिंपल है, अतारांकित प्रश्न। अतारांकित में क्या है, लिखित उत्तर देना होता है। क्या देना होता है, लिखित उत्तर। ध्यान रहेगा। चलिए, तारांकित तारांकित दोनों याद है ना। तारांकित में क्या था, मौखिक उत्तर देना होता है, उससे पूरा प्रश्न नहीं पूछा सकते हैं। और तारांकित में क्या होता है, लिखित उत्तर देना होता है लेकिन पूरा प्रश्न नहीं पूछा सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, 272 नंबर, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति शासन, पहली बात अनुच्छेद, मन में लड्डू फूटा क्या, तुरंत फूटना चाहिए, जिसको पता होगा तुरंत बोल दिया होगा, डीजे ब्रावो। 356 ध्यान रहेगा, वेरी गुड। राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया सकता है, बिल्कुल सही बात, लिया सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। मंत्रिपरिषद ने अगर बोल दिया, उसको अनुदित हो गया इस बात का, तो वो बोल देगा तो राष्ट्रपति वापस ले लेगा। पूरे संसद का इसमें स्वीकृति देना आवश्यक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दोनों चले जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर डॉट डॉट होना चाहिए था, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका एक तरह से वो होना चाहिए था, गैप होना चाहिए था बीच में, है ना। वहां पर क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति, क्योंकि अपने राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्र का प्रमुख है राष्ट्रपति। कहीं पर कार्य होता है अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता, तो किसके नाम पर होता है, राष्ट्रपति के नाम पर। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने देश को प्रतिनिधित्व कर रहा है अपने देश का, तो किसको कर रहा है, राष्ट्रपति के नाम पर करेगा, खासकर विदेशी भूमि पर तैनात राजदूत और उच्चायुक्त। और हमने क्या बोला था कल एक क्वेश्चन आया था, इसमें डिस्कस किया था हमने, भारत की कोई भी विधि, भारत अगर कोई कानून बनाता है तो भारत का अगर संपत्ति विदेश में भी, जैसे हमने दूतावास है विदेश में किसी देश में, तो वहां पर दूतावास के क्षेत्राधिकार में भारत का कानून ही लागू होगा। जैसे भारत में अगर यूएसए का दूतावास है तो उतने क्षेत्र में अमेरिका का कानून लागू होगा। ठीक है, अन्य देश का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनका जिनका दूतावास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? पहली बात, राष्ट्रपति का शपथ क्या अनुसूची 3 में है? अनुसूची 3 में है क्या, बताइए आप। अब बताइए, राष्ट्रपति का अनुच्छेद, राष्ट्रपति का जो वो है शपथ पत्र, वो किसमें है, अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा उपराष्ट्रपति वाला भी। राष्ट्रपति वाला राष्ट्रपति किसको करवाते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के सीजेआई, वो है राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं। ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर नहीं था आप लोगों ने, सही बात है। कहाँ है, अनुसूची 3 में ही है। क्या अनुसूची 3 में है, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति का नहीं है, लेकिन अनुसूची 3 में अन्य लोगों का शपथ और प्रतिज्ञान है, लेकिन राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरे सर तो रहेगी, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है
जो भारत की सभी राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षा करता है। अभी देखिए हमने तो पहला क्वेश्चन था अपना कैग वाला, जब हमने हाथ जोड़ा था, कैग महाराज जी फिर से आ गए। तुरंत बताइए, मन में लड्डू फूटना चाहिए, और जिनको पता है वो क्या बोलेंगे, डीजे ब्रावो। क्यों? क्योंकि हम लोग कम से कम 10 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तुरंत बताइए। जैसे देखिए तुरंत कैग आया, अनुच्छेद 148 से 151, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक, नियुक्ति बाई राष्ट्रपति। ठीक, हटाया किससे जाएगा, किसके माध्यम से, राष्ट्रपति। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो विधि है हटाने की, पदच्युत करने की, वही विधि इनकी रहेगी। ठीक है, और ये राज्य के साथ साथ अन्य जितने भी पीएसयूज हैं या सरकार का जो है एक तरह से लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहाँ देता है, संसद के समक्ष रखता है। ठीक है, इसी की रिपोर्ट को फिर प्राक्कलन समिति आकलन करती है। ठीक, ध्यान रहेगा इतना। चलिए वेरी गुड। देखिए, अच्छा इसमें, हाँ ये जो है कैग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्र उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? हमने देखा था ना अभी, उपराष्ट्रपति। अभी देखिए, अच्छा बताइए, अब जो ना बोल पाए डीजे बराबर ना, वो फिर बेकार है भाई। फिर भाई साहब आप, फिर आप जो लेट के देख रहे हो वीडियो, लेट के ही देखो। ठीक, लेट के देखो, अनुच्छेद भूल जाओ। ये राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में था, उपराष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में था, अन्य लोगों का शपथ ग्रहण जो है किस अनुसूची में था। राष्ट्रपति 60 भाई साहब, उपराष्ट्रपति 69 भाई साहब, अन्य का अनुसूची शेड्यूल 3 में। ठीक, 2 में क्या है, वेतन भत्ते, 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के नाम। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चलिए अगला देखिए। 270, सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? कौन देता है? संसद देती है। संसद की अनुमति के बिना विनियोग विधेयक के माध्यम से 266 में दे रखा है कि संसद की अनुमति के बिना जो है पैसा खर्च नहीं किया सकता संचित निधि से। ठीक है, और आकस्मिक निधि की बात किसमें की गई है, किस अनुच्छेद में? लड्डू फोड़वाई तुरंत। आकस्मिक निधि की बात किस अनुच्छेद में की गई है, कल हमने डिस्कस किया था, 267। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए, तो यहाँ अधिकार कौन देता है, संसद। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। अगला देखिए 278 नंबर, डैश 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 डॉट 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 डॉट। संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है, या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। एक प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव आंसर है इसका। वैसे प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के सदस्य द्वारा औपचारिक प्रस्ताव है। भाषा थोड़ी किस लग रही है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर वही है। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा। वेरी गुड, आगे बढ़िए। भारत के नियंत्रक एवं, प्रणाम गुरु जी प्रणाम। अब जो कैग भूल गया ना, जो कैग भूल गया, धन्य है प्रभु आप, आपसे कोई नहीं जीत पाएगा। अगर आप कैग अब भूल गए कि उसका अनुच्छेद कौन सा है, कार्यकाल कितना है, नियुक्ति कौन करता है, पदच्युत की विधि क्या है, किस आधार पर, मतलब किस तरह से पदच्युत किया जाएगा, रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, और अगर कैग से क्वेश्चन आ गया पेपर में और आपने छोड़ दिया, तुरंत नाक से एक बूंद पानी गिराइएगा और उसमें डूब जाइएगा। स्वाहा। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, एक क्या है, सांवैधानिक निकाय है। क्यों? हमने डिस्कस किया था सांविधानिक निकाय क्या होता है। सांविधानिक निकाय वो होता है जिस निकाय के बारे में संविधान में प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया गया हो। ठीक, वो क्या होता है, सांविधानिक सांविधानिक निकाय होता है। जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, स्टेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये सब क्या है, चुनाव आयोग है ना, ये सब क्या है, सांविधिक निकाय है। ठीक, अगला देखिए। मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। देखिए ये मतलब बहुत अजीब सा क्वेश्चन है ये, है ना, जनरली लोगों को नहीं आता होगा। ठीक है, हम भी पढ़ रहे थे तो हमें नहीं पता था ये चीज। ठीक, परियोजना अनुवीक्षण दल, जो डी ऑप्शन है आपका, परियोजना अनुवीक्षण दल। ठीक है, बस इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 281 नंबर। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति, ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? देखिए समझौते, संधि हमेशा दूसरे देश के साथ होते हैं, है ना, दूसरे दूसरे वैश्विक
संस्थाओं के साथ होते हैं, उसमें कौन आगे आएगा? विदेश की बात हो रही है तो कौन आ जाएगा? सिंपल लॉजिक है, विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय, मंत्री बताएंगे आप कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है अपने। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, वेरी गुड वेरी गुड, लड्डू वाले वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार, ये छोड़िए अभी नहीं पूछा, अनुच्छेद 61 क्या है? तुरंत जोड़ना है ना आपको, अनुच्छेद 61 क्या है? अगर 1961 आ रहा है तुरंत क्लिक करिए, 61, अच्छा अनुच्छेद 61 याद करना है हमको। अब बताइए क्या है। चलिए अगला देखिए, जो भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक वित्तीय बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? वित्तीय बजट है ना, वित्तीय बजट वाली बात कौन आ गई, वित्त मंत्रालय आ जाएगा तुरंत। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग बजट तैयार करता है? वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग बजट तैयार करता है? ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा उसका कल हम नाम यहाँ सुशोभित अक्षरों से लिखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। जनरली लोगों को पता होता है कि वित्त मंत्रालय बनाता है, लेकिन विभाग कौन सा बनाता है ये बताइए कमेंट बॉक्स। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है? देखिए स्कंद की बात सिंपल समझिए, 3 स्कंद होते हैं, सेना, प्रौद्योगिकी, आसूचना। सेना, आसूचना, नागरिक। सेना, आसूचना और नागरिक। जो नागरिक वाला है ये महत्वपूर्ण होता है सबसे। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा, बाकी जो प्रौद्योगिकी है वो सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं, ध्यान रहेगा। चलिए 3 ही होते हैं, ये थी। ठीक, चलिए 84वां नंबर को सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, संसद सत्र आरंभ होता है कैसे? पहली बात, संसद में शामिल कौन कौन होता है याद है? क्वेश्चन आया हुआ था आपके इसी इसी चैप्टर में, क्वेश्चन क्या आया था? संसद मतलब क्या? संसद मतलब राष्ट्रपति, आगे लड्डू जी बोलिए, राष्ट्रपति फिर लोकसभा फिर डीजे ब्रावो। ठीक, क्लियर हो गया, याद आ गया, वेरी गुड। इसमें क्या हो जाएगा, जब संसद का सत्र तब आरंभ होता है जब दोनों सदनों के में राष्ट्रपति संयुक्त संबोधन देते हैं, है ना। इस बार भी जब आपका वो हुआ था, संसद का सत्र जब स्टार्ट हुआ था, मानसून सत्र, तब क्या देखा था आपने कि दोनों सदनों में राष्ट्रपति ने संयुक्त संबोधन दिया था, तब जाके वो सत्र स्टार्ट होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी विल बी योर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, राज्यसभा के लिए चुने गए या नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य या का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 6 साल। 6 साल। अब राज्यसभा की बात आई, अनुच्छेद बताइए 80। राज्यसभा क्या स्थायी होता है या अस्थायी? स्थायी या अस्थायी? बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या होता है राज्यसभा? स्थायी होती है। क्या बात कर रहे थे हम लोग? ये राज्यसभा स्थायी स्थायी संस्था है, क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होता है। कैसे, क्यों नहीं विघटित होता है? क्योंकि इसके हर 2 साल में 1/3 जो है सदस्य वो क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए आ जाते हैं, बाकी वैसे ही बने रहते हैं। ठीक है, इसलिए कभी समय से क्या बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं इसको। ठीक है, आर्टिकल 80 के तहत होता है, 6 साल की कार्यकाल होता है इनका। चलिए ठीक है, और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये बोला गया है, अनुच्छेद 64 में बोला गया है। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए, 64 की बात आ गई, सुन लीजिए फिर। 63 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति होंगे। 64 क्या बोला गया? पदेन होंगे। 65 क्या बोला है? राष्ट्रपति की जगह काम करेंगे। 66 में क्या बोला है? निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? कौन कौन शामिल होगा? दोनों सदनों के सभी सदस्य, नामित निर्वाचित सब, सबको मौका दो, भंडारा है चल रहा है। ठीक, चलिए, तो इस भंडारे में आपको आनंद आया होगा, ये ऐसे उम्मीद कर रहे हैं, है ना। और आज का भंडारा कैसा रहा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, और क्या सुधार किया सकता है यही बताइएगा, और चीजें क्या आपको तैयार हो रही हैं, क्या इस तरीके से चीजें आपको तैयार हो रही नहीं हो रही हैं, यही बताइए कमेंट बॉक्स में आप। ठीक है ना, और बाकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, है ना। धीरे धीरे इसको हम लोग 355 तक है, 355 तक हम लोग इस चैप्टर को करेंगे, फिर राज्य वाली चले जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह न्यायपालिका वगैरह जो है, पंचायती राज वगैरह सब करेंगे कवर। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे सब कवर होगा। समय कम बचेगा तो हम लोग 2-2 क्लास ले लेंगे, 2 सब्जेक्ट कैसा चला लेंगे। अभी चल रहा है, धीरे धीरे चलने दीजिए, है ना, एंजॉय करके पढ़ते रहिए। 3-3 सब्जेक्ट है, एक दिन में 3 सब्जेक्ट, अगर 1-1 घंटा भी देते हैं, 2-2 घंटा देते हैं, 6 घंटा पर्याप्त। ठीक है, चलिए।
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। और जितने फैक्ट लिखवाए जा रहे हैं, जितने आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं, वो आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन दे दे रहा हूँ मैं आपको, पूछ रहा हूँ चलिए। केवल केवल भारत के नागरिकों केवल भारत के नागरिकों के लिए कौन से मूल अधिकार हैं? नागरिकों के लिए कौन से मूल अधिकार हैं? वो बताएँगे आप। कौन से मूल अधिकार हैं? ठीक है? केवल भारत के नागरिकों के लिए। ठीक? और और जो है पर्यावरण संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है डीपीएसपी के? डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है? और 11वां मौलिक अधिकार 11वां मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक? और अनुच्छेद 24 बताएँगे, अनुच्छेद 25 बताएँगे आप। ठीक? ये जो है 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है? और अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं आप, चीज़ें याद हो रही हैं आपको, विश्वास रखिए अपने ऊपर और हँसते-हँसते नौकरी लग जाएगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।